In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग अकाउंटिंग फॉर बिगिनिंग की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने परचेजेस के हवाले से जर्नल एंट्रीज करना सीखी थी। आज हम सेल्स से रिलेटेड जो है वो जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वो आइटम्स जिसके अंदर एक बिज़नेस डील्स करता है, जिसकी ख़रीदो फरोख्त करता है, सिर्फ वही उसकी परचेजेस कहलाती हैं अगर ख़रीदेगा तो। इसी तरीके से जिन आइटम्स के अंदर अगर बिज़नेस डील करता है उसमें से कोई आइटम वो सेल करता है तो सिर्फ वही उसकी सेल्स कहलाएगी। अगर उस आइटम के अलावा वो कोई चीज़ सेल करता है तो वो सेल नहीं कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कपड़े का कारोबार करता है, क्लॉथ्स का बिज़नेस है, तो वो क्लॉथ को सेल करेगा तो ये उसकी सेल्स कहलाएंगी। लेकिन अगर वो अपनी दुकान में से एक चेयर उठा के सेल कर देता है तो ये उसकी सेल्स नहीं होंगी। तो सेल्स जिस तरह कैश के रिलेटेड हमने देखा था कि दो किस्म की परचेजेज होती हैं, परचेजेस के वाले से हमने देखा था कि दो तरह की परचेजेज होती हैं, कैश परचेजेज और एक क्रेडिट परचेजेज। सिमिलरली सेल्स से रिलेटेड भी हमारे पास दो तरह की सेल्स होती हैं, एक कैश सेल्स होती हैं और दूसरी क्रेडिट सेल्स होती हैं। कैश सेल्स नकद पे आप फ़रोख्त कर रहे हैं और क्रेडिट सेल्स आप उधार पे बेच रहे हैं। तो दोनों सूरतों में कैसे जर्नलाइज किया जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को सामने रखते हुए, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कैश सेल्स हों जिसकी पहचान हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहचान हमने अपने पिछले लेसन के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कर लिया परचेजेज वाले में, तो अगर कोई दोबारा देखना चाहता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो उस वीडियो को एक दफ़ा देख के फिर वापस यहाँ पर आएँ। तो अगर हमारे पास एक कैश सेल्स हैं, हम यहाँ पर अब डायरेक्ट जो है वो लेके चलते हैं कि कैश सेल्स जो हैं इसको कैसे जर्नलाइज किया जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आती है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। ये एक ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर अब कैश का जिक्र भी नहीं, क्रेडिट का जिक्र भी नहीं, किसी शख्स का जिक्र भी नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? ये कैश ट्रांजैक्शन है। गुड्स बेची गई हैं 10,000 की। तो अगर अलबत्ता कैश का भी जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग अंडरस्टूड करेंगे इस बात को कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। एक तो इसके अंदर मुझे जो अकाउंट मिल रहा है ना वो कैश का है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा गुड्स बेची जा रही हैं तो ये सेल्स यहाँ पर आ रहा है। तो दूसरा जो है वो हमारे पास सेल्स का अकाउंट है। तो ये दो अकाउंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो अकाउंट लाजमी होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं होंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सेल्स को कौन से अकाउंट डील करेंगे, कैश को कौन से। पहले हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन रूल्स देख लेते हैं, ब्रिटिश अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच जिसे हम कहते होते हैं। तो सेल्स जो है इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये हमारा रेवेन्यू है, ठीक है जी, और कैश जो है ये हमारा एसेट है। अब देखिए रेवेन्यू से रिलेटेड जो चीज़ें डील की जाती हैं वो किस अकाउंट के अंदर डील की जाती हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम डील करते होते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट के तहत डील होगा। और एसेट से रिलेटेड जो होते हैं वो रियल अकाउंट में हम चेक करते होते हैं कि अब हमें नॉमिनल अकाउंट के रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का भी पता है और रियल का भी पता है। नॉमिनल ये कहता है कि एक्सपेंस और लॉस ने हमेशा डेबिट होना है, रेवेन्यू और गेन ने हमेशा क्रेडिट होना है। तो ये क्या है, ये रेवेन्यू है। तो नॉमिनल अप्रोच के तहत यहाँ पर जो रेवेन्यू है इसने क्या हो जाना है, क्रेडिट हो जाना है। एसेट के लिए जो रियल अकाउंट है वो बताता है कि आप चेक करें कि क्या कोई चीज़ बिजनेस में आ रही है या जा रही है। अब सोचें जब आप चीज़ें बेच रहे हों तो पैसा बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा होता है। तो यहाँ से साबित हो रहा है कि ये कम जीन है, आ रहा है कुछ। तो जब कोई चीज़ आ रही होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर जा रही हो तो उसको हम लोग क्रेडिट करते होते हैं। तो ये डेबिट है। तो ये भी बात याद रखनी है कि एक जो है वो लाजमी डेबिट होगा और दूसरा लाजमी क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एनालाइज करें तो दोनों डेबिट हो जाएंगे या दोनों ही क्रेडिट हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको इनमें से किसी एक के बारे में भी अथेंटिसिटी हो जाए कि ये तो मुझे कन्फर्म पता है कि इस रूल के तहत इसने डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट यूज़ होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच के तहत भी देख लेते हैं। ये तो हमारी थी क्लासिकल या ब्रिटिश अप्रोच, वो हमें बता रही है कि कैश ने डेबिट होना है, सेल्स ने क्रेडिट होना है, जर्नल एंट्री वो ये हमें बता रही है। अब अगर अमेरिकन अप्रोच को भी देखें, अकाउंट तो यही दो रहेंगे, सेल्स और कैश। ये एज इट इज़ यहाँ पर यानी सेल्स भी आएगा, कैश भी आएगा, ठीक है। ये भी वैसे ही रहेगा कि ये रेवेन्यू है
और ये एसेट है, ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन रेवेन्यूज अपने जो है वो इनके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं और एसेट के अपने क्या रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है रेवेन्यू के। ये इंक्रीज़ कर रहे हो तो इनको क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज़ कर रहे हो तो डेबिट करते हैं। और एसेट जो इंक्रीज़ करें तो डेबिट, डिक्रीज़ करें तो क्रेडिट। अब देखते हैं ज़रा, जब हम सेल कर रहे हैं जितनी ज़्यादा सेल्स करते जाएंगे हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, सेल करने से रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। और पैसा कारोबार में आ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है, तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होते हैं तो हमने पढ़ा कि उसको क्रेडिट करते हैं, और एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो उनको हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ भी देखें कि वही चीज़ आई, उधर भी सेल्स क्या हो रही थी, क्रेडिट हो रही थी, और कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। और यहाँ पर भी देखें सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। तो दोनों जो मर्जी अप्रोच आपको ईजी लगती है वो उससे इसको कर सकते हैं। तो इसको जर्नलाइज कर देंगे यहाँ पर हम लोग ऐसे, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट जो है इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अमाउंट आएगी 10,000 और हर जर्नल एंट्री के नीचे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिखी जाती है, जिसे नरेशन कहते होते हैं। तो नरेशन यहाँ पर आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। तो इस तरीके से हमने कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश सेल्स है, उसको जर्नलाइज किया। अब आ जाते हैं क्रेडिट सेल्स की तरफ। इधर ही यहाँ बना लेते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, अगर उधार पे चीज़ें बेच रहे होंगे तो कैश तो डेफिनेटली उड़ जाएगा, कैश तो आएगा ही नहीं। तो फिर क्या आएगा, यानी मिसाल के तौर पर हम एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राजा फॉर ₹10,000। वही 10,000 की सेल अब राजा को की। अब देखिए इसमें भी कैश का जिक्र भी नहीं है, क्रेडिट का जिक्र भी नहीं है, लेकिन एक शख्स का नाम दिया हुआ है। तो ये हमने पिछले अपने लेक्चर के अंदर ये सीखा है कि अगर कैश और क्रेडिट दोनों का जिक्र ना हो, ऑन अकाउंट का भी जिक्र ना हो, तो फिर हम देखेंगे कि किसी शख्स, फर्म या किसी कंपनी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। तो नाम लिखा हुआ इस वजह से पता चला कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब देखिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर अगर नाम आ जाए तो वेल एंड गुड, काम आधा आसान हो जाता है कि एक तो ये नाम इस्तेमाल हो जाएगा कैश की जगह पर, और सोल्ड की जगह पे सेल अकाउंट हमारे पास आ जाए। यानी वही सेल अकाउंट तो आना ही आना है। नकद है तो कैश आ जाएगा, नकद नहीं है तो किसी का नाम आ जाएगा। अगर नाम भी ना आ जाए, हमें पता ही ना हो कि किसको चीज़ें बेचेंगे, ट्रांजैक्शन ऐसी आ गई, तो फिर हम लोग एक अपना सन्ड्री डेटर अकाउंट बना लेते होते हैं। तो डेटर्स वही होते हैं जिनको हमने उधार पे चीज़ें बेची होती हैं और उनसे पैसे लेने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आ जाता गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 10,000, ये नहीं बताया गया कि किसको बेची है, तो फिर हम लोग कौन सा नाम यूज़ करते, सन्ड्री डेटर्स का नाम यूज़ करते हैं। डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल भी, कुछ बुक्स वाले अकाउंट रिसीवेबल भी लिखते हैं, आप अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ नाम दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर जो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं वो एक सेल्स का अकाउंट यूज़ हो रहा है और दूसरा राजा का अकाउंट यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब उसी तरीके से सेल्स रेवेन्यू है, राजा एक पर्सन है। रेवेन्यू को कौन से अकाउंट डील करते हैं, नॉमिनल अकाउंट, अभी हमने देखा नॉमिनल अकाउंट डील करते हैं। पर्सन को कौन से अकाउंट डील करते हैं, पर्सनल अकाउंट डील करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, गिवर है या रिसीवर है। तो हम चीज़ें बेच रहे हैं, राजा को बेच रहे हैं, तो राजा चीज़ें रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। तो ये रिसीवर है, और अगर कोई शख्स रिसीवर होगा तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही है राजा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अगर हम इसको ले चलते हैं अमेरिकन अप्रोच में, तो राजा हमारा डेटर था, ये एक एसेट बन जाना था, रिसीवेबल हमारा एक एसेट बन जाना था। तो एसेट हमारे इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए राजा को हमने डेबिट करना था। तो इसकी जनरल एंट्री जो हमारे पास बनेगी वो कैश की जगह पर आ जाएगा, राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 का। और यहाँ पर इसकी जनरेशन बन जाएगी, वो आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजा ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो ये इसकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है जी। कैश सेल्स भी समझ आ गई, क्रेडिट सेल भी समझ आ गई।
अब देखिए इसी के अंदर हम एक देख लेते हैं कि जिस तरह हमने कहा था कि सप्लायर हमें सामान भेज रहा है, हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं आया या डैमेज आया या जिस वजह से भी, कोई भी वजह हो सकती है, हमने कुछ चीज़ें वापस कर दी तो हमने कहा ये परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है। तो सेम इसी तरीके से ख़रीदी हुई चीज़ें अगर वापस हो सकती हैं तो बेची हुई चीज़ें भी वापस आ सकती हैं। हमारा कस्टमर भी किसी भी वजह से हमें सामान वापस कर सकता है। हो सकता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमने माल ना भेजा हो सकता है कि माल डैमेज हमने भेज दिया गलती से, कोई भी वजह हो जाए, जिस भी वजह से सामान वापस आ जाए तो उसे हम कहते हैं ये सेल्स रिटर्न है, या इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि जब हम चीज़ें बेचते हैं तो बेचते हुए चीज़ें बाहर जा रही होती हैं बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है। ये अगर कोई शख्स है जिसको हम चीज़ें बेच रहे हैं तो पहले जब सेल कर रहे थे तो चीज़ें इसकी तरफ जा रही होती, जब ये हमें वापस करेगा तो चीज़ें इधर वापस आएंगी। तो इसलिए ये चूँकि इनवर्ड है तो ये जब वापस कर रहा है तो हम इसे किसका नाम देते हैं, रिटर्न इनवर्ड, वापसी की तरफ आ रही हैं। तो सेल रिटर्न को हम कैसे दर्ज करते होते हैं उसके लिए देखें ज़रा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर राजा हमें किसी भी वजह से चीज़ें वापस कर दे, 1000 की चीज़ें वापस कर दे, तो हमने करना क्या, सिंपली इस जर्नल एंट्री को रिवर्स करना होता है। लेकिन सेल्स को चूँकि हमारा रेवेन्यू होता है और इसको हम डेबिट साइड पे लिख नहीं सकते क्योंकि रेवेन्यूज़ ने तो हमेशा क्रेडिट होना होता है। तो जो रेवेन्यू कम हो रहा है तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न के नाम से लिखेंगे। जैसे परचेज़ को जो है वो लिखते हुए हमने क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न लिखा था, इसी तरीके से सेल्स को जब हम उल्टा के लिखेंगे डेबिट साइड पे तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। अगर इसमें से कुछ चीज़ें वापस आ जाएं तो हम ये सेल्स को उठा के, ये क्रेडिट है, इसको उठा के डेबिट करेंगे। हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राजा का अकाउंट जो है ना वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू राजाज अकाउंट। अब मिसाल के तौर पर 1000 की चीज़ें उसने वापस की हैं तो 1000 से ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राजा फॉर ₹1000। तो इस तरीके से हम लोग सेल्स रिटर्न को दर्ज करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर नाम वगैरह कुछ भी ना बताया और ये हम पता चल जाए कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऑन क्रेडिट चीज़ें बेची हैं, तो फिर वो चेंजिंग कहाँ पे आनी थी, वो चेंजिंग यहाँ पे आनी थी। फिर वो राजा का अकाउंट नहीं आना था अगर वो नाम हमें ना बताया जाता कि ये हमने किसको चीज़ें उधार पे बेची हैं। तो फिर हमने यहाँ पर क्या लिखना था, हमने यहाँ पर लिखना था सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, या इसकी जगह पर अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ये भी याद रखें, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। और जब ये चीज़ें वापस होती तो यहाँ क्रेडिट साइड पर भी हम लोग फिर राजा को नहीं लिखते क्योंकि राजा का नाम नहीं बताया हुआ होता, तो फिर हम यहाँ लिखते टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। और अगर ये नहीं लिखना होता तो हम अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्स। ये सेल्स से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शन थी, कैश ट्रांजैक्शन भी हमने देखी, क्रेडिट भी देखी, और फिर क्रेडिट में से रिटर्न, अगर रिटर्न हो जाए तो वो कैसे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रिटर्न्स जो होती हैं वो हमेशा क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस को समझा जाता है। परचेज रिटर्न भी जो होती हैं वो नकद वाली चीज़ें वापस तस्वर नहीं होती अकाउंट्स के अंदर। तो इसी तरीके से सेल्स के अंदर भी हमने जो रिटर्न की एंट्री दी गई होगी वो हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिटर्न होगा, वो कैश ट्रांजैक्शन का रिटर्न नहीं होगा यहाँ पे।